नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी आदर्श किराएदारी अधिनियम की। स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। खुद के घर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में यह सपना पूरा कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। इस कारण तमाम लोगों को किराए के मकान में रहकर गुजारा करना पड़ता है। कई लोग इसलिए भी किराए में रहते हैं क्योंकि वे अपने घर से दूर दूसरे शहरों में रहकर नौकरी करते हैं। लेकिन कई बार मकान मालिक किराएदार की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अचानक से किराया बढ़ा दिया जाता है, अचानक से घर खाली करने को कह दिया जाता है। इन स्थितियों में किराएदार को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ जाती है। और इसी तरह की दिक्कतें मकान मालिकों के साथ भी पेश आती है, जहां वे किराएदार की मनमानी से परेशान होते हैं। अगर आप भी मकान मालिक है या फिर किराएदार है तो आज बात होगी आपके हक की। हमारे साथ आज इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित है अधिवक्ता संदीप चमारिया। बहुत बहुत स्वागत है अधिवक्ता संदीप चमारिया आपका। तो संदीप जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट की। आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यह बताइए कि इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी और इसके तहत मकान मालिकों और किराएदारों के लिए क्या प्रावधान किए गए। नमस्कार। सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट लैब को मेरी ओर से एक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मुझे आज इस पटल पर एक विशेष विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। और ये एक कोशिश आज हम करेंगे कि जो असम में जो घर के मालिक हैं, जो अपनी संपत्ति को किराए के रूप में किराएदार को देना चाहते हैं, तो किस तरह की व्यवस्था कानून में यहाँ पे रखी गई है और इसके अलावा जो किराएदार हैं उनको इस कानून के तहत किन तरह की सुरक्षा दी गई है, उसके बारे में एक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ तक पहला सवाल है, उस सवाल को हम स्पर्श करने के पहले ये देखना होगा कि असम में जो किराएदार का जो कानून है, इसका इतिहास क्या रहा है। तो दो कदम पीछे चलते हुए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, उसी समय से जो मालिक और किराएदार का संपर्क था उसको एक संवैधानिक एक उसको ढांचे में रखा गया है। 1924 में सबसे पहले ये कानून आया, उसके बाद 1939 में कानून आया, उसके बाद कई संशोधन इसमें हुए। और जहाँ तक वर्तमान कानून की जो बात है 2021 की, जो अभी नया एक उसका एक स्वरूप उसमें असम सरकार ने प्रदान किया, उसके पहले एक असम अर्बन एरिया रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 बोल के था। तो 1972 एक्ट जो था वो एक्ट लगभग 50 साल पहले का एक निर्माण किया हुआ एक कानून है, जहाँ पर मालिक और जो किराएदार का जो संपर्क था उसके बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसकी जो कानूनी प्रक्रिया थी वो काफ़ी एक लंबी समय के साथ उनको अपना एक दूसरे के पक्ष को स्थापित करने के लिए कोर्ट में दौड़ना पड़ता था और इसमें उनको काफ़ी समय का भी एक सामना करना पड़ता था। इसके अलावा अगर मालिक को लगता है कि मुझे अपना किराएदार को घर खाली कराना है तो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती थी। इसके साथ साथ जो मालिक था वो हरदम ये सोचता था कि मेरी संपत्ति के लिए जो मुझे उसका हर्जाना मिलना चाहिए वो उचित रूप से नहीं मिलता है। 10% की एक जो प्रावधान थी बढ़ाने की 3 साल के एक अंतराल में, उसको भी कहीं ना कहीं सही नहीं ठहराया गया। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो मालिक है हरदम कोशिश करता था कि कोई एक ऐसा तरीका अपनाए जिससे वो संपत्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो अधिकार है स्थापित करे और किराएदार से ज़्यादा उसका मुनाफा कमाए। तो जो पुराने कानून थे उसमें कई तरह की खामियां नज़र आई और असम सरकार ने भारत में ये पहला एक प्रयास किया है कि एक जो टेनेंसी एक्ट है उसको संपूर्ण रूप से 2021 को असम विधानसभा में इसको पारित किया गया। और ये जो नया एक्ट है ये असम टेनेंसी एक्ट 2021 के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये बात आती है कि यहाँ पर जो दो पक्ष हैं मालिक और किराएदार, उसको इस एक्ट में किस तरह का स्थान दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये जो नया कानून है, इस कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि 3 चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। नंबर 1 कि जो मालिक और किराएदार के बीच में जो संपर्क होता है उसको एक एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट के तहत उनका एक संपर्क स्थापित होता है।
और ये जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, उस एग्रीमेंट में विशेष करके जो पार्टियों के नाम हैं, किराएदार का जो किस तरह का उनका एक शर्त उसमें रहेगी, मालिक की किस तरह की शर्त रहेगी, उनके बीच में लेन देन किस तरह का होगा, जो उनका एक मासिक उनको जो किराया देना किस तरह का दिया जाएगा, या इसके अलावा जो संपत्ति वो एक किराए के रूप में इस्तेमाल की जाएगी उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, और अगर उसको खाली कराने का अगर ज़रूरत पड़ता तो वो किस तरह का खाली करने की उसमें व्यवस्था है, सब कुछ मिला के एक एग्रीमेंट का निर्माण किया जाता है। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद ये जो एग्रीमेंट है वहाँ पर एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी इस एक्ट में बनाया गया है, उसके यहाँ पे इसको 2 महीने के अंदर जमा देनी पड़ती है। जो ये जब उसको मिलता है तो फिर क्या करते हैं कि उनका एक अपना पोर्टल रहता है, उस पोर्टल में इस एग्रीमेंट को वो अपलोड करते हैं। तो ले दे के यहाँ पर ये एक सरकारी दस्तावेज की तरह बन जाता है। और इसके बाद अगर मालिक पक्ष की तरफ से हो या किराएदार की पक्ष की तरफ से हो, अगर कोई विवाद आता है उनके बीच में, तो ये जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी यहाँ पे बनाई गई है, वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी इस संपूर्ण विषय को अपना एक कानूनी दायरे के अंदर वो इसकी समीक्षा करेंगे, और उनको जब लगेगा कि यहाँ पर मालिक पक्ष की तरफ जो भी बात वहाँ पर उन्होंने अपनी रखी है वो सही है तो उसके पक्ष में निर्णय देंगे, या किराएदार की तरफ अगर लगता है कि उनका पक्ष सही है तो उसकी तरफ वो अपना निर्णय देंगे। और जो निर्णय रेंट कंट्रोल अथॉरिटी देगा वो मान्य होगा, दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। ये व्यवस्था आगे एक सिविल कोर्ट की तरफ होती थी, अब वो सिविल कोर्ट से निकल कर एक दूसरे दायरे में आ गई है जिसको हम लोग रेंट कंट्रोल अथॉरिटी कहते हैं। अब ये जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है ये उस जिले के जो मुख्य व्यक्ति जिसको हम लोग कहते हैं डेप्यूटी कमिश्नर, उसके अधीन होती है। वो अपना कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इसमें अपॉइंट करेंगे, जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का जो भी इसमें प्रावधान है असम टेनेंसी एक्ट 2021 के तहत, उसमें वहाँ पर जो नियम बताए गए उस नियम के तहत इसमें वो इस संपूर्ण विषय को देखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आगे यही व्यवस्था जब एक सिविल कोर्ट में जाता था तब वहाँ पर कितने साल इसके लिए लगते थे, वो अगर हम बात करेंगे तो सभी को बड़ा आश्चर्य होगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी इसमें इस निर्णय तक पहुँचने में समय लग जाता था। लेकिन अभी जो एक नया कानून बनाया गया है, इस कानून में ये कहा गया है कि जिस दिन भी ये विवाद सामने लाएगा 60 दिन के अंदर रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को अपना निर्णय देना पड़ेगा। तो मुख्यतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालिक हो या किराएदार हो, दोनों को किस तरह से न्याय दिया जा सकता है, इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक रूप से और आज के समय के हिसाब से इस कानून में व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, काफ़ी अहम जानकारी आपने साझा की है। संदीप जी, आप हमें यह बताइए कि बतौर एक मकान मालिक किराए पर घर देते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ये आपने दूसरा बहुत ही एक सुंदर सवाल रखा है कि आज के दिन जो संपत्ति है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और जब संपत्ति को किराए में दिया जाता है तो मालिक पक्ष को किस बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मेरा ये कहना है कि मालिक पक्ष जब ये एक संपत्ति किसी को किराए में देता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का जो परिचय है, उस व्यक्ति का किस कामों के साथ उनका संपर्क है, किन व्यक्तियों के साथ संपर्क है, या उसका ओहदा क्या है, ये सब जो जानकारी है वो हासिल करनी ज़रूरी है। इसके अलावा उस आदमी का सटीक परिचय जानने के लिए उसके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ या पैन कार्ड हुआ या अन्य जो भी जहाँ पे अगर वो सर्विस करता हो या व्यवसाय करता हो, ट्रेड लाइसेंस हुआ, ये बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो उनको अच्छी तरह से जान पड़ताल कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ज़रूरत पड़ता है कि कभी कभी कई व्यक्तियों का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी रहता है जिसको कभी हम लोग जानते नहीं हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उस व्यक्ति को कभी हम लोग किराए में देते हैं और बाद में पता पड़ता है कि उसने उस संपत्ति का एक गलत इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा बहुत इसमें पुलिस वेरिफिकेशन वाली बात भी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं अगर उस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है
जो कहीं से भी अगर खबर लगती है तो मेरा ये कहना है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई भी तरह का इस तरह का संपर्क नहीं करे मालिक पक्ष, तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब किराए में दिया जाता है तो दो व्यक्तियों के बीच में एक संपर्क स्थापित हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि मालिक का उसमें सबसे एक बड़ा इंटरेस्ट ये रहता है कि जो संपत्ति उसने में दी है उस संपत्ति के एवज में उसे जो मिलना चाहिए वो समय पर मिलता रहे। तो उस किराएदार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी भी जांच पड़ताल बहुत ही ज़रूरी है। आप संपत्ति दे दिए और वो महीने का अगर किराया नहीं दे पा रहा है और मालिक उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है तो ये मुझे लगता है काफ़ी एक दुखद स्थिति की एक सृष्टि हो सकती है। तो इसके बचने के लिए जो मालिक पक्ष है वो कहीं न कहीं ये भी कोशिश करे कि जो व्यक्ति को वो संपत्ति किराए पे दे रहा है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो व्यक्ति अपना जो मासिक किराया है समय पर दे पाए कि नहीं, इसकी वो सही तरीके से जांच पड़ताल कर ले। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि मकान मालिकों के अधिकार ज़्यादा होते हैं क्योंकि संपत्ति उन्हीं की होती है, लेकिन किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है? ये तीसरा सवाल आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल किया है कि जब भी एक किराएदार को पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि ये जो कानून है संपूर्ण रूप से मालिक के पक्ष में बनाया गया है, हमारा तो इसमें कोई भी तरह की सुरक्षा इसमें है ही नहीं। तो ये संपूर्ण एक गलत धारणा है, ऐसी बात नहीं है। ये कानून जितनी दूर तक मालिक पक्ष को सुरक्षा देता है उतनी ही सुरक्षा एक किराएदार को भी देता है। अब देखिए, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई किराएदार अपने मालिक पक्ष की तरफ से कहीं न कहीं उसको दिक्कतें आती है या तंग कर रहा है या उसको खाली करने की धमकी देता है या किराए बढ़ाने की धमकी देता है या जो बेसिक सुविधाएं उसको चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो इन सब विषय को लेके वो चाहे तो जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है वहाँ पे अपनी एक कंप्लेन दर्ज करा सकता है। और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को ये पावर दिया गया है कि अगर जो शिकायत लाई गई है सामने और उस शिकायत में कुछ तथ्य हैं तो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी मालिक पक्ष को जो भी एक निर्देश देना चाहिए वो निर्देश दे सकता है। तो जहाँ तक मालिक की बात है तो मालिक का भी एक सही तरीक़ा से इसमें एक स्थान दिया गया है कि अगर कोई किराएदार संपत्ति का दुरुपयोग करता है या समय पर उसका जो किराया है भुगतान नहीं करता है या इसके अलावा संपत्ति पर उसे लगता है कि कुछ रिपेयर की ज़रूरत है, तो इन सभी विषय को लेके अगर कहीं विवाद की एक गुंजाइश होती है तो मालिक पक्ष भी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये एक्ट एक बैलेंस एक्ट है, ना ये मालिक को एक ऊंचे स्थान पर रखता है ना ही किराएदार को एक ऊंचे स्थान पर रखता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इनके बीच में संपर्क है उस संपर्क में एक ऐसी एक व्यवस्था की जाए कि मालिक को भी सुरक्षा मिले और किराएदार को भी सुरक्षा मिले और जो संपूर्ण एक किराएदार और मालिक के बीच का जो एक रिश्ता कायम होता है उसको एक कानूनी तरह से जो सुरक्षा मिलनी चाहिए दोनों को सही तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए। यही इस कानून का मुख्य उद्देश्य मुझे नज़र आता है। संदीप जी, एक बात और समझना चाहेंगे, क्या मकान या दुकान लेते वक्त रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य है? हम अगर ध्यान दें तो इस तरह का हर एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का बनाया जाता है, ऐसा क्यों? क्या इसमें दोनों पक्षों का फायदा है? ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है कि क्या रेंट एग्रीमेंट अभी का जो कानून है इसमें ये अनिवार्य है क्या? तो देखिए, थोड़ी सी हमें पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। 1972 का जो रेंट कंट्रोल एक्ट था उसमें इस तरह की कोई विशेष बात लिखी नहीं गई थी, लेकिन क्या था कि रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 के तहत ये कहा गया कि 100 रुपये के ऊपर अगर कोई भी तरह की लेन देन की बात आती है तो वो एग्रीमेंट जो है रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। लेकिन ये जो असम टेनेंसी एक्ट 2021 आया है इसमें विशेष रूप से ये कहा गया है कि जो मालिक पक्ष और किराएदार है जब एक वो रिश्ता अपना बनाते हैं तो उनका बीच का जो रिश्ता है वो रिटेन होना अनिवार्य है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो उनके दोनों के बीच में जो शर्तें होगी उन शर्तों को वो दोनों पक्ष अपनी सहसम्मति से तैयार करेंगे और इस एक्ट में एक फॉर्मेट भी दिया गया है और इस फॉर्मेट के तहत
किस तरह का एग्रीमेंट बनेगा, उस एग्रीमेंट की रूपरेखा उसमें तय की गई है। तो अब अगर एक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ, तो दोनों पक्ष उसमें आ जाते हैं अपना अपना अधिकार को स्थापित करने के लिए। लेकिन ये अगर रेंट एग्रीमेंट रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास नहीं रहता है, तो जहाँ तक मेरी ध्यान है कि दोनों पक्ष ही वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो अंत में मैं ये कह सकता हूँ कि आसाम टेनेंसी एक्ट 2021 के तहत दोनों पक्ष के बीच में जो भी शर्तें तय होती हैं, वो शर्त एक रिटेन फॉर्मेट में होना अनिवार्य है। संदीप जी, बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम रेंट एग्रीमेंट की बात कर रहे थे। संदीप जी, रेंट एग्रीमेंट अलग अलग तरह के होते हैं जिनकी जानकारी लोगों को नहीं होती। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है, ज़रा हमको डिटेल्स में बताइए। अब एक दूसरा पक्ष भी आता है कि हम कई बार देखते हैं कि किराएदार को मालिक पक्ष हरदम ये एक दबाव डालता है कि एग्रीमेंट जो है 11 महीना का बनाया जाए। ये 11 महीने वाली जो बात आती थी आगे, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 11 महीने में अगर एक एग्रीमेंट बनता है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी होता है, तो उनके बीच का जो संपर्क होता है वो लीव एंड लाइसेंस का होता है। और जब इस तरह का संपर्क उनके बीच में बनता है, तो वो आसाम एरिया रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 के दायरे में उसको नहीं लिया गया। तो इसमें क्या लगता था कि जो मालिक पक्ष अपनी एक सुरक्षा के तहत एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की तरफ वो ज़्यादा दबाव डालते थे। अब जो एक नया कानून आया है आसाम टेनेंसी एक्ट 2021, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। इसमें ना ही कोई समय की बात की गई है। इसमें यह कहा है कि जो समय है दोनों पक्ष निर्धारित करेंगे और जो उनके बीच का जो भी एक समझौता होगा, उस समझौते के तहत ही दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे। तो ये लीव एंड लाइसेंस का जो एक फॉर्मेट था या जो इसकी जो व्यवस्था थी, वो आगे वाले जो एक्ट था 1972, उसमें इसका एक विशेष एक स्थान था। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो अभी नया प्रावधान आया है 2021, इसमें इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए या अपना ये आसाम टेनेंसी एक्ट 2021 से बाहर निकलने के लिए अगर दो पक्ष अपना कुछ इस तरह का एग्रीमेंट बनाते हैं, तो ये उनकी अपनी अंदरूनी बात है। लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत जो अनरजिस्टर्ड है या रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पर इसको कोई भी तरह का विवाद को लेके जाने का उसमें स्थान नहीं रहेगा, ये मेरा कहना है। तो नए किराए कानून में मकान मालिक और किराएदारों की क्या जिम्मेदारी तय की गई है? रिनोवेशन को लेकर क्या अधिकार है किराएदारों के पास? अभी इस कानून के तहत एक विशेष बात जो हमें जानकारी चाहिए वो ये है कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो मालिक पक्ष की तरफ रखी गई है और ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो किराएदार के पक्ष की तरफ रखी गई है। तो जहाँ तक मालिक पक्ष की बात है, उसका ये दायित्व बनता है कि वो एक सुव्यवस्था बनाए रखे, जो किराएदार है उसको तंग न करे, भाड़ा का जो बढ़ने का जो दायरा है उसके लिए उसको तंग न करे, और जो बेसिक फैसिलिटी वहाँ पर चाहिए, चाहे पार्किंग की हो या यूरिनल्स की हो या अन्य कोई तरह की सुविधा हो, जो उसका एक अधिकार बनता है, उस तरह की व्यवस्था वो निरंतर बनाए रखें। अब आता है कि इसमें जो किराएदार है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए, जहाँ तक किराएदार की बात है, सबसे पहले जो संपत्ति वो किराए पे ली है उसका वो गलत इस्तेमाल न करे, इसका वो विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जो संपत्ति उसने किराए पे ली है उस संपत्ति को वो कोई भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे संपत्ति के ऊपर कहीं न कहीं आँच आए या मालिक पक्ष का उसमें कहीं न कहीं सहमति न हो। और तीसरी जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि जो संपत्ति उसने किराए पे ली है उसका जो किराया बनता है, मासिक हो या अन्य कोई अवधि की हो, वो किराया निरंतर और समय अनुसार मालिक को वो
सौंप दें। जो चौथी बात है वो ये है कि दोनों पक्ष के बीच में एक निर्धारित समय सीमा बांधी जाती है। ऐसे ले सकते कि 3 साल की हो, चाहे 6 साल की हो, चाहे 1 साल की हो, जो भी समय निर्धारित की जाती है उस समय के अंतराल के बाद जो किराएदार है हरदम ये प्रस्तुत रहे कि वो संपत्ति जो है जिस तरह से उसने मालिक से ली थी उसी तरह संपत्ति को मालिक को लौटा दें, अगर उनके बीच में कोई तरह का रिन्यूअल एग्रीमेंट नहीं होता है। अब दोनों पक्ष की जब जिम्मेदारी हम लोग देखते हैं तो इस कानून में मालिक और किराएदार दोनों को ये कहा गया है कि आप अपना कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कानून के दायरे के बाहर हो। कहने का मतलब ये है कि आप कानून को हाथ में न लें, कोई तरह का झगड़ा न करें, कोई तरह की मारपीट न करें, कोई ऐसी एक व्यवस्था न करें जिसमें वो मामला जो है कहीं पुलिस स्टेशन तक हो या अन्य कहीं और तक पहुंच जाए और आप लोग के बीच का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बिगड़ जाए। तो जिम्मेदारी की जहाँ तक बात आती है दोनों पक्ष को ही इसमें विशेष रूप से कुछ सीमा रेखाएं यहाँ पे रखी गई हैं और दोनों को अपना अपना जो भी इसमें कार्य करने का एक प्रावधान रखा है उसका वो पालन करें। एक और अहम सवाल है, किराया विवाद को लेकर कहाँ सुनवाई होती है और कोर्ट की कार्रवाई इसमें कैसे आगे बढ़ती है? अगर घर का मालिक किराएदार को घर छोड़ने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लौटा रहा है तो किराएदार क्या कर सकता है? अब ये आता है कि जो असम टेनेंसी एक्ट 2021 है तो ये कानून किस तरह का है, जहाँ पर किस तरह की एक व्यवस्था की गई है, जो विवादी पक्ष है वो अपनी बात रखें तो किसके पास रखें और वहाँ पर उस अथॉरिटी को क्या पावर दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 30 जो असम टेनेंसी एक्ट 1971 है वहाँ पर एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का गठन करने का एक प्रावधान है और ये जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है ये अपना एक निर्णय सुनाएगी और अगर वो निर्णय किसी को लगता है कि उसके पक्ष में नहीं गया है और वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें उसका विरोधाभास है तो वो एक अपील के तहत एक जो उसकी हायर फोरम होती है सेक्शन 34 के तहत एक अपीलेट अथॉरिटी भी इसमें बनाई गई है, वहाँ पर वो अपनी बात रख सकते हैं। एक बहुत ही गौर करने वाली बात यह है कि चाहे रेंट कंट्रोल अथॉरिटी हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल वाली बात हो, दोनों को ही एक निर्धारित समय इसमें दिया गया है वो 60 दिन का। 60 दिन के अंदर उनको अपना जो भी निर्णय इसमें आता है वो निर्णय सुनाना पड़ता है। अगर कहीं ऐसी मजबूरी आ जाती है कि नहीं ये समय को एक्सटेंशन करना ज़रूरी है कोई भी वजह से, तो उसको वहाँ पर रीजनिंग एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो एक ऐसा दायरा बनाया गया है कि रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जो है पूरा विषय को अपने एक दायरे में उसका संपूर्ण रूप से अध्ययन कर सकता है, अपना निर्णय दे सकता है, इंटरिम प्रोटेक्शन दे सकता है। तो जो सिविल कोड का पावर इसमें दिया गया है सीपीसी के तहत वो सेम पावर यहाँ पे रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को भी दिया गया है और उसके बाद जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको भी एक निर्धारित इसमें क्षमता दी गई है जिसके तहत जो विवाद उसके सामने आता है वो विवाद वो अपने तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर इसमें व्यवस्था रखी गई है और बहुत ही समय का जो इसमें विशेष ध्यान रखा गया है कि किस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो विवाद है उसको निपटाया जा सके। संदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे, एडवर्स पोजेशन क्या होता है? लंबे समय से घर में रहने वाला अगर किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहे तो क्या किया जा सकता है? देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा एक सवाल रखा है, एडवर्स पोजीशन। अब ये एडवर्स पोजीशन क्या है, मैं एक छोटे रूप में आपको समझा देता हूँ कि एडवर्स पोजीशन जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का एक हिस्सा है और इसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक सामने वाले व्यक्ति जो उसका मालिक है उसकी सम्मति के साथ, उसके ज्ञान के तहत और निरंतर अगर उसके ऊपर अपना दखल रखता है तो वो दखल रखने के बाद 12 साल होने के उपरांत उस संपत्ति के ऊपर अपना मालिकाना हक का जो एक व्यवस्था है कानून में वो दावा कर सकता है। इसके लिए उसको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा।
लेकिन ये आसाम टेनेंसी एक्ट 1971, आसाम टेनेंसी एक्ट 2021 जो है, ये एक्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। अगर कोई किराएदार 12 नहीं, अगर 30 साल भी रहता है एक संपत्ति पे, तो कम से कम ये एडवर्स पोजीशन वाला जो इशू है यहाँ बीच में नहीं आता है। ये दोनों संपूर्ण अलग अलग विषय हैं। एडवर्स पोजीशन एक दूसरे दायरे से देखा जाएगा, और जहाँ तक आसाम टेनेंसी एक्ट 2021 है, ये अलग दायरे से रखा जाएगा। इसके बीच में जो भी उनकी जो ड्यूरेशन होती है, वो ड्यूरेशन का कहीं से भी एडवांस पोजीशन के साथ उसका कोई भी संपर्क नहीं है। ये हम हरदम क्लियर रखना चाहिए अपने दिमाग में ये बात को, कि अगर कोई किराएदार किसी संपत्ति के ऊपर दखल कर रखा है तो वो आसाम टेनेंसी एक्ट 2021 जो अभी है उसमें रहेगा, और उसके पहले अर्बन एरिया रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 के तहत रहेगा। यहाँ पर एडवर्स पोजीशन की कोई भी बात सामने नहीं आती है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप चमारा जी आपका। हम आशा करते हैं कि आदर्श किराएदारी कानून पर आज इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मकान मालिक हो या किराएदार, उम्मीद है दोनों ही पक्षों को हम उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करने में कामयाब हुए हैं। जागरूकता फैलाने की यह मुहिम हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।